वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, मोमेंट्स हम लोग का क्लियर हो गया, बेसिक डिफिनेशन सब क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स पे आते हैं। ये भी बेसिक है, थोड़ा सा इसमें बेसिक जानकारी है, ये हम लोग सीखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या 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 होता है, कितने प्रकार का फोर्स होता है, ठीक है। और सिस्टम ऑफ फोर्स में फोर्स को कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग प्रकार का। किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसको कैसे हम लोग उसको समझते हैं अच्छे से, ताकि हम लोग को आगे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में और आसानी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स। बेसिक से ही शुरू करेंगे, बहुत कुछ तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, वो सब आपको जल्दी जल्दी से हम लोग क्लियर करके मेनली सिस्टम ऑफ फोर्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन फोर्स का आप लोग पढ़ चुके हैं। डिफिनीशन कोई कोई वैसा कोई भी चीज जो किसी बॉडी के स्थिति को चेंज करने का कोशिश करे, या तो उसको मूव करने का कोशिश करे, या तो मूवेबल बॉडी है उसको रोकने का कोशिश करे, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। एनी एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यूनिट इसका न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा और क्या होता है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स भी देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है और नेचर ऑफ मतलब सेंस ऑफ बोले जिसको पुल या पुश, टेंसाइल या कंप्रेसिव उसी को भी बोल सकते हैं। खींचने का कोशिश करता है तो उसको टेंसाइल, और पुश करने का कोशिश करता है तो उसको कंप्रेसिव। डायरेक्शन भी होता ही है फोर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में ये सब होता है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमारा बहुत अनेक प्रकार का फोर्सेस होता है। अलग अलग तरीके से हम लोग बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स क्या टाइप क्या क्या होता है। तो एक बार आप लोग फोर्स थ्रू जाइए इस स्लाइड के। तो पहला प्रकार का फोर्स क्या होता है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बॉडी फोर्स होता है, पॉइंट फोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, फ्रिक्शन फोर्स, विंड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, और भी बहुत तरह का फोर्स होता है। जो जैसे जैसे आप लोग हम लोग पढ़ेंगे ना, ये बेसिक है तो थोड़ा इतना तक रखते हैं। और भी जैसे टेंसाइल है तो टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, स्ट्रेस है, ये सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो बॉडी है हमारा क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कांटेक्ट फोर्स देखिए यहाँ पे सिंपल आपका बना हुआ है, एक कार्टून टाइप का बना हुआ है। उस कार्टून में आप लोग देखिए कि फ्लोर पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो जो बच्चा खड़ा हुआ है फ्लोर से टच कर रहा है, उसके वेट के कारण फ्लोर पे कुछ फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना दोनों के बीच में, तो इसका जो बॉडी वेट होगा, इस वेट के कारण इस फ्लोर को या तो चेंज करेगा या चेंज करने का कोशिश करेगा, तो इस पे फोर्स लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। वैसा फोर्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट से लगे, अगर हम किसी वस्तु को छू करके उसको ढकेलने का भी कोशिश करते हैं तो वो भी कांटेक्ट फोर्स होता है। पेन को हाथ में पकड़ करके उसको चलाते हैं, वो भी कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। इस तरह का फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट, बॉडी फोर्स क्या है? बॉडी का अपना फोर्स क्या है? कोई एक ही बॉडी में, एक सिंगल बॉडी है तो उसका छोटा छोटा कण एक दूसरे से टच है, एक दूसरे को होल्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग बॉडी फोर्स कहेंगे। डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। फोर्स प्रोड्यूसेड विदाउट कांटेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। कोई अदर बॉडी नहीं, वो खुद का जो पार्टिकल है, जो रिजिड बॉडी खुद का है, वो एक दूसरे के साथ होल्ड किए हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें
बॉडी फोर्स है। ये एक तरह का कोहेशन फोर्स हम इसको कह सकते हैं, नाम दे दिया है बॉडी फोर्स, मगर एक तरह का ये कोहेशन फोर्सेस है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं पॉइंट फोर्स क्या है। पॉइंट फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे लगेगा, किसी भी रिजिड बॉडी में जब फोर्स लग रहा है ना, जैसे ये देखिए एक रॉड आपका दिख रहा है, ये आपका रॉड दिख रहा है आपका, इस पे देखिए जो फोर्सेज लग रहा है आपका, तो ये आपका जो है पॉइंट फोर्स है। स्लाइड वर्क नहीं कर रहा है, ये जो फोर्सेज आपका लग रहा है ये आपका है आपका पॉइंट फोर्स है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट फोर्स नहीं है, वो वाला स्लाइड आपका बढ़ गया थोड़ा सा, मेरे कंप्यूटर में इशू आ रहा है। हाँ ये जो फोर्सेस है आपका आपका क्या है, पॉइंट फोर्स है। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, मतलब फोर्स लग तो रहा है किसी रिजिड बॉडी पर मगर एक जगह नहीं लग रहा है, एक से ज्यादा जगह लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। एक जगह नहीं लग करके एक से ज्यादा जगह पे लग रहा है, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या है। एक्सटर्नल फोर्सेज आपका क्या है, तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब किसी रिजिड बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो वेट दे करके या पुल या पुश करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जैसे ये देखिए ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस एक्सटर्नल ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है जिससे हम इसको प्रेस कर रहे हैं या पुल करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये प्रेस करने का कोशिश कर रहा है, दबाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स क्या हो गया, इस फोर्स के कारण जब हम ये फोर्स लगाए तो रिएक्ट किया बॉडी, रिजिड बॉडी रिएक्ट किया और अगेन इस पे न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार इस पे जो फोर्स लगाया उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। बॉडी अपने अंदर से रेसिस्ट करता है किसी भी चीज को, तो वो हो जाता है आपका इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट में स्लाइड में देखेंगे कि रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस न्यूटन का तीसरा गति नियम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग छठा सातवां से ही, कि कोई भी एक्शन के जब हम करते हैं तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिक कोई ना कोई रिएक्शन होता है। जैसे बैलून में आप लोग हवा भरते हैं, इसमें दिखाए हैं कि बैलून में आपको हवा भरते हैं, तो हवा भरने के बाद उसको खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, बैलून से हवा बाहर निकलता है, तो बैलून से हवा बाहर निकलना एक्शन हो गया, ठीक है। और उस एक्शन के कारण बैलून पे फोर्स लगा जिसके कारण वो इधर उधर भागने लगता है, तो वो उस पर रिएक्शन फोर्स होगी, ठीक है। एक्शन क्या हुआ कि हम हवा भरे बैलून में और हवा को छोड़े तो हवा का बाहर निकलना एक्शन हो गया, और इस बाहर निकलने के कारण जो फोर्स लगा उस पे, इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, और वही हो जाएगा आपका एक्शन और रिएक्शन। जैसे हम लोग जमीन पे अगर चलते भी, ठीक है, जमीन पे चलते हैं तो क्या है, हम लोग एक्शन करते हैं और जमीन क्या है, रिएक्शन करता है। हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं, जमीन पे दबाव डालते हैं, तो जमीन पे क्या है, जमीन पे फिर से वो दबाव डालता है जिस कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जब हम एक वस्तु को, एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे स्लाइड कराने का कोशिश करते हैं, मूव कराने का कोशिश करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे मूव कराने का कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। रगड़ एक तरह से कि हम लोग हाथ से घिसते हैं, तो ये घिसने के कारण एक 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 सरफेस को दूसरे सरफेस के कारण दूसरे सरफेस पे टच करा करके, फोर्स लगा करके उस पर रोल कराने का कोशिश करे या घिसने का कोशिश करे, तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। डेफिनेशन आपको स्लाइड पे लिखा हुआ है, एक बार उसको ध्यान से पढ़िए। रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी इज द सरफेस बॉडी बाय द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। मतलब जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे स्लाइड करेंगे तो कुछ एक्शन होगा हमारे द्वारा, तो उस एक्शन का रिएक्शन होगा किस रूप में, फ्रिक्शन फोर्स के रूप में। एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे स्लाइड करेंगे तो कुछ वो अपोज करेगा, वो स्लाइड होने का वो अपोज करेगा, ठीक है। वही फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट कोहेशन और अधेशन फोर्सेस क्या है। तो
कोहेशन फोर्स क्या है, एक ही प्रकार का जो बॉडी है कि कोई रिजिड बॉडी है जो इसमें किसी प्रकार के मटेरियल का बना हुआ, तो सिमिलर प्रकार का मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सिमिलर प्रकार का मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन फोर्स। और जब दो अलग अलग मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अधेशन फोर्स। जैसे आप लोग इसे मिट्टी ही ले लीजिए, मिट्टी को अगर हम लोग चूर चूर चकना चूर कर देते हैं तो कण कण में बिखर जाता है, मगर उसमें अगर हम हल्का सा पानी मिला देते हैं तो पानी मिलाने के बाद क्या है, एक वो गोला बन जाता है, ठीक है। तो सेम प्रकार का मोलकूल, सेम प्रकार का मोलकूल या सेम प्रकार का तत्व एक दूसरे में, एक दूसरे के जब करीब आता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन फोर्स। वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन फोर्स। और जब अलग अलग प्रकार का मोलकूल, अलग अलग प्रकार का मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधेसिव फोर्सेस। क्लियर है? जैसे आप लोग देखे होंगे बाल आप लोग कंघी करते होंगे, तो कंघी क्या प्लास्टिक का बना हुआ है, आपका केस क्या है, केस एक अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो कंघी करने के बाद हल्का सा कंघी आप यहाँ से ऊपर करते हुए देखते होंगे, आपका बाल हल्का सा कंघी में चिपक जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये जो फोर्सेज होता है वो अधेशन फोर्स हो गया, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का हो गया। और चिकना मतलब बहुत चिकना, दो शीशा का प्लेट अगर लीजिए, एकदम फ्लैट, एकदम प्योर फ्लैट प्लेट, एकदम स्मूथ है और एकदम चिकना है, उसको अगर सटाए तो एक दूसरे से देखिएगा चिपक जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधेशन। सिमिलर प्रकार का मटेरियल एक दूसरे से अगर चिपकता है, सट जाता है, उसमें अट्रैक्शन आता है, तो वो आपका कोहेशन फोर्स कहलाएगा। और अलग अलग प्रकार का डिफरेंट मटेरियल जब एक मटेरियल ये किसी और मटेरियल दूसरे मटेरियल से अगर चिपकता है या दोनों में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधेशन फोर्स। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है जो कि हम लोग को इस पे फोकस करना है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है? तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस बताता है कि एक रिजिड बॉडी पे जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको अलग अलग तरीके से कैसे हम डिफाइन करें, कैसे समझें, ठीक है। कोई रिजिड बॉडी है और एक प्लेन में है, अलग प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है, उस पर अलग अलग प्लेन में फोर्स लग सकता है, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ये हम लोग सीखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। तो अलग अलग प्रकार का फोर्सेस का लिस्ट दिया हुआ है सिस्टम ऑफ फोर्स में। सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो कोप्लेनर फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंकरेंट फोर्स में, कोलिनियर फोर्स में, कोप्लेनर फोर्स में। ये जितना भी आपका लाइक अनलाइक, ये डिपेंड करता है कि फोर्स किसी बॉडी पे किस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कोप्लेनर क्या है, कंकरेंट क्या है और कोलिनियर क्या है। जितना भी लिस्ट है सब हम लोग एक एक करके हम लोग सब देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। तो सिंगल एक ही प्लेन में अगर कोई फोर्स, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फोर्स आपका क्या है, कोप्लेनर है। जब फोर्स आपका एक सिंगल प्लेन में लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फोर्सेस आपका क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस है। जैसे अगर ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और वाई प्लेन है, तो इसमें अगर जितना भी फोर्स लगेगा किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, ठीक है, मगर कंडीशन रहना चाहिए क्या, ये एक्स वाई प्लेन में ही हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब एक ही तल में यहाँ पे लग रहा है, जैसे ये तलाई है तो कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मगर इसी ये तलाई पे ही लग रहा है, ये तलवा जो हमारा इसी पे ही लग रहा है, ठीक है ना। जैसे आप अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप एक बुक लीजिए या कॉपी लीजिए, ठीक है, कॉपी का एक पेज लीजिए, तो एक पेज ये जिस पेज में जिस डायरेक्शन में ये है प्लेन, ये एक एक्स वाई प्लेन हो गया, एक एक्स और ये वाई प्लेन हो गया, तो इस डायरेक्शन में जितना फोर्स आपका लग रहा है वो सब आपका क्या कहलाएगा, कोप्लेनर फोर्सेस। फोर्सेस जो भी एक सिंगल प्लेन में एक्ट कर रहा है, एक से ज्यादा फोर्सेस, तो वो कहलाएंगे कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट में कनकरेंट फोर्सेस। तो कनकरेंट फोर्सेस क्या है? तो कनकरेंट फोर्सेस कहता है कि वो ऐसा फोर्सेस जो एक सिंगल पॉइंट से होके गुजरे, ठीक है ना।
फोर्स कितना भी एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, मगर क्या है एक सिंगल पॉइंट से होके जा रहा है। सपोज दैट ये ओ पॉइंट है, सारा फोर्स आपका क्या है इस ओ पॉइंट से ही होके जा रहा है। ठीक है, सारा फोर्स आपका क्या है ओ पॉइंट से ही होके जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस बॉडी में भी दिखाया है कि ये ओ पॉइंट है, तीन फोर्स लग रहा है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम, लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे तो कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे कोई एक ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, ये मान लिया F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, तो ये सब क्या है F1 F2 F3 एक सिंगल पॉइंट के थ्रू होकर गुजर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कनकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस क्या है, एक सिंगल लाइन में एक्ट करेगा, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में एक सिंगल लाइन में जब एक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर फोर्सेस। क्लियर है, लाइन ऑफ फोर्सेस उसका सेम हो, एक से ज्यादा फोर्स है मगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस सिंगल हो, 4 फोर्स हो, 5 फोर्स हो, 10 फोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लाइन ऑफ एक्शन अगर एक है तो उसको हम कह सकते हैं कि फोर्सेस क्या है, 10 फोर्स क्या है, कोलिनियर फोर्स है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ एक्शन एक हो और नंबर ऑफ फोर्सेस एक से ज्यादा हो तो वो सब कोलिनियर फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो प्लेन क्या है, एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्लेन क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा तो आपका फोर्सेस क्या हो जाएगा, आपका नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक से ज्यादा प्लेन में फोर्स लग रहा है, सपोज ये एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन है, तो कोई फोर्स इसमें लग रहा है, कोई फोर्स इसमें लग रहा है और कोई फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये फोर्स नॉन कोप्लेनर है। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाता है कि फोर्सेस तो एक्ट कर रहा है अलग अलग प्लेन में, देखिए एक्स वाई ये अगर इसको वाई लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं और इसको जेड लेते हैं, जेड प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो फोर्सेज आपका F1 F2 ले लेते हैं, ठीक है, सपोज ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है, मगर अगर ये तीनों फोर्स किसी सिंगल पॉइंट से एक्ट कर रहा है, तीनों फोर्स अगर किसी सिंगल पॉइंट से एक्ट कर रहा है, तीनों फोर्स सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, सिंगल पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, तो उसको फिर क्या आ जाएगा, उसमें फिर कनकरेंट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंगल पॉइंट से एक्ट करेगा, लाइन ऑफ एक्शन अगर सिंगल पॉइंट से क्रॉस करेगा नंबर ऑफ फोर्सेस का, एक से ज्यादा फोर्सेस का, तो वो फोर्सेस क्या कहलाएंगे, कनकरेंट फोर्स कहलाएंगे। तो आपको जो हम स्लाइड में दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इसमें जो फोर्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर बट कनकरेंट फोर्स। ठीक क्या है, क्योंकि एक से ज्यादा प्लेन में एक्ट कर रहा है तो नॉन कोप्लेनर हो गया, सिंगल प्लेन में एक्ट करता सारा फोर्सेस तब ना कोप्लेनर होता, मगर ये सिंगल प्लेन में एक्ट नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा प्लेन में एक्ट कर रहा है तो ये नॉन कोप्लेनर हो गया। मगर जब हम और डिटेल में देखते हैं तो देखते हैं कि सिंगल पॉइंट के थ्रू सारा फोर्सेस एक्ट कर रहा है, प्लेन तो अलग अलग है मगर सिंगल पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन इसका एक, लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन प्लेनर फोर्स कनकरेंट फोर्स। ठीक है, अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता, अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता, एक जगह से क्रॉस नहीं करता, लाइन ऑफ एक्शन इसका अलग अलग होता, तो तब हम लोग कहते हैं, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तब हम कहते हैं कि ये नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स, ठीक है ना, उस केस में नॉन कोप्लेनर और नॉन कनकरेंट फोर्स। इसमें देखिए, इसमें इसका अपोजिट कोप्लेनर बट नॉन कनकरेंट फोर्सेस। फोर्सेस क्या है, आपका एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है, फोर्सेस क्या है आपका एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है, मगर लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सबका एक सिंगल पॉइंट के थ्रू नहीं जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन सबका अलग अलग पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस।
कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। देखिए इसमें आगे आपका एग्जांपल में हर प्लेन में अलग अलग फोर्स लग रहा है, 3 प्लेन आपका दिया है और तीनों का देखिए लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे मिल रहा है, लाइन ऑफ एक्शन तीनों सिंगल पॉइंट से होकर गुजर रहा है, कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। डिफिनीशन सबका लिखा हुआ है, इसलिए हम बार बार पढ़ नहीं रहे हैं, डिफिनीशन आपको खुद से पढ़ना है, हम समझा रहे हैं केवल, ठीक है। अब हम नहीं करेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम तो आपको लिखना है, हमको तो लिखना नहीं है, हमको तो सब आता है और हमको एग्जाम देने का जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग को एग्जाम देने का जरूरत है, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग करते रहेंगे, ये नहीं खाली वीडियो देखकर सूझ गए, ठीक है, वैसे करिएगा तब फेल हो जाइएगा, गारंटी देते हैं। वीडियो देखिएगा सूझ जाइएगा तो एकदम फेल हो जाइएगा, 100% गारंटी है फेल होने का। अगर वीडियो देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, लिखिएगा, अपने से समझिए, कोशिश करिएगा समझने का, तो फिर हम भी 100% गारंटी देते हैं कि आप पास करेंगे और अच्छा नंबर से पास करिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्सेस पे थे। तो नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्सेस में क्या है, नॉन कोप्लेनर है मतलब क्या है कि प्लेन सेम नहीं होगा, नॉन कंकरेंट है मतलब क्या है कि सिंगल पॉइंट के थ्रू लाइन ऑफ एक्शन इसका नहीं गुजरेगा, समझ गए। नेक्स्ट लाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस तो समझते हैं कि पैरेलल फोर्स क्या होता है, कि पैरेलल भी बताना पड़ेगा, 10वां पास किए हैं, हाँ पास किए हैं, तो पैरेलल समझते होंगे। लाइन ऑफ एक्शन देखिए पैरेलल एक दूसरे से कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक है। दो लाइन अगर एक दूसरे से एकदम सीधी रेखा में है या दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, दोनों से क्या है, दोनों पे अगर एक पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे लाइन और दोनों पे लाइन खींचेंगे तो दोनों पे परपेंडिकुलर खींचेगा। इस तरह का जो लाइन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है, एक दूसरे के समान पैरेलल लाइन। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, तो फोर्सेस क्या है एक ही डायरेक्शन में लगेगा और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है पैरेलल होगा, तो उसको बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर यही लाइन देखिए डायरेक्शन सब में देखिए डाउनवर्ड दिया हुआ है, सारा फोर्स का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, ये एक फोर्स है, ये एक अलग फोर्स है, ये 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 एक अलग फोर्स है, ये एक अलग फोर्स है, ये एक अलग फोर्स है, ये एक फोर्स है, सारा फोर्सेस है, मगर देखिए सब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर इसी में से डायरेक्शन किसी का उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता, सीधे अपोजिट, पैरेलल है मगर अपोजिट है, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट डायरेक्शन में देखिए, इसमें देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें देखिए आप दिख रहा है आपको अनलाइक और लाइक में अंतर दिखा ना, नहीं दिखा, फिर से दिखाएं, दिखा, देखिए फिर से देखिए, ये वाला जो आपका फोर्स है ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है, सबका डायरेक्शन आपका एक ही डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस है, सब सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में है, सारा का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, तो लाइक पैरेलल हो गया। लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है मगर डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है सेपिटल फोर्स। क्या है, फोर्सेस एक्टिंग इन द स्पेस आर नोन एज सेपिटल फोर्स। डायरेक्शन क्या है सेम नहीं है, एक सिंगल पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है, क्या है एक सिंगल पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस कंकरेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस है मगर कंकरेंट फोर्स नहीं समझ में आया, डायग्राम देखिए अभी तो समझ में आएगा। देखिए एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, सपोज दैट देखिए यहाँ यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट के थ्रू जा रहा है मगर देखिए डायरेक्शन सबका क्या है एक्सपैंड हो रहा है। फोर्सेस एक्टिंग इन स्पेस किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हमको मालूम है, एक सिंगल पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है मगर क्या ये फैल रहा है, फोर्स क्या है चारों ओर फैल रहा है, एक स्पेस में, एक लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, स्पेस में लग रहा है, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेप्टल फोर्सेस। और क्योंकि एक पॉइंट पे ये सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है तो इसलिए इसको बोल सकते हैं सेप्टल कंकरेंट फोर्सेस। अगर एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा होता तो सेप्टल नॉन कंकरेंट फोर्सेस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, आपको बता चुके हैं, इसमें भी कुछ बताना पड़ेगा, अगर आप इतना तक भी अगर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं सीखे हैं तो फिर बहुत मुश्किल वाला बात है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आपको बहुत अच्छा से बताए थे वीडियो में, अगर नहीं बताए होंगे तो देख लीजिएगा वीडियो एक बार रिवाइज करके, ठीक है।
रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसी एंगल के थ्रू एक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डायरेक्शन में फोर्सेस। एक फोर्स को एक फोर्स को एक से अधिक फोर्स में डिवाइड करना ताकि ये फोर्स एफ का जो मैग्नीट्यूड हो और उसका इफेक्ट हो वो सेम रहे। मगर क्या है, एक से ज्यादा फोर्स में डिवाइड हो गया मगर इफेक्ट इसका बॉडी पे क्या है, सेम रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं resolution of forces, a splitting of forces into their component without affecting the effect of force। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो किस तरह से करते हैं, अगर ये थीटा है तो बताए थे, ये थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, आप लोग एक बार देख लेना, एग्जाम्पल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोशिश करना, डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम में एक एंगल दिया है थीटा, थीटा क्या होता है, ठीक है ना, थीटा क्या होता है। तो थीटा का वैल्यू देखो, थीटा का वैल्यू आपको निकाल के दिया है tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई, tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई आपको निकाल के दिया है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, ये सब भी आपको बता चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं पढ़े हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग को सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देंगे। और एक और है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ये भी आप लोग को हल्का सा इसका हिंट दिए थे हम, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी देख लीजिए एक बार स्लाइड में, इसको हम बता चुके हैं, फिर भी स्लाइड इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो इसको बढ़िया से। ठीक है ना, तो क्या कहता है, लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू हम फोर्स को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मगर उस लाइन ऑफ एक्शन पे भी। अगर एक फोर्स लग रहा है कहीं पे तो उस एफ फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन में आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं या हम पीछे ले जा सकते हैं। ये जो फोर्सेज आपका लग रहा है एफ यहाँ पे, ये यहाँ पे लग रहा है, तो इस सेम लाइन ऑफ एक्शन में इसको हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं विद इन द, मगर क्या एक कंडीशन है, विद इन द रिजिड बॉडी, विद इन द रिजिड बॉडी। बस इतना ही है लॉ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में। डिफिनीशन आप लोग लिख लेना और याद भी कर लेना, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ क्या है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ क्या है। तो जब दो फोर्सेस एक्ट करता है किसी एंगल के थ्रू, जब दो फोर्सेस एक्ट करता है, दो फोर्सेस एक्ट करता है किसी एंगल के थ्रू, तो उसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। कैसे निकालते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है, आपको ड्रॉ करके हम बताते हैं, ड्राइंग तो किया हुआ है फिर भी एक आपको बताते हैं कि अगर एक ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है, कोई थीटा एंगल से लग रहा है वो फोर्स, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब ये दोनों फोर्स, एक फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये निकालते हैं हम लोग पैरेललोग्राम से। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों फोर्स, इस फोर्स के पैरेलल इसके टिप से एक और फोर्स खींचते हैं और इस फोर्स के पैरेलल इसके टिप से एक और फोर्स खींचते हैं, छोटा बढ़िया से बड़ा करते हैं। एक मिनट, अगर ये एक कोई फोर्स लग रहा है और ये एक कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये मान लिया F1 है और ये F2 है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लिया थीटा डिग्री एंगल से लग रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ बताता है कि दोनों फोर्स के पैरेलल हम इमेजिनरी फोर्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके एक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम बना देंगे। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ना F1 F2 का, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स होगा और उस रिजल्टेंट R का वैल्यू ये होगा, R का वैल्यू ये, अगर हम F1 F2 लेते हैं, अगर हम F1 और
F2 लेते हैं तो उस R का वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू, डायगोनल जो हम लोग बोले पैरेललोग्राम का डायगोनल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 cos थीटा का रूट अंडर, ये इसका वैल्यू होता है रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ को हम यूज करते हैं रिजल्टेंट, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने में। एक बार आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए, फिर और अच्छा से हम एक बार इसको रिवाइज करा देंगे। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग simultaneously on a single particle can be represented single particle, then the magnitude of those force, magnitude नहीं, resultant of force may be represented by this value, ठीक है ना। ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ। इसको और अच्छा से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इतना तक आप लोग रिवाइज कीजिए, खास करके सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जो हम ये वाला स्लाइड आपको दिखाए, ये पूरा आपका क्लियर रहना चाहिए। आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस का चीज है, ये इसमें से एक दो को पूछेगा, ये पूरा सबका डेफिनेशन डायग्राम के साथ सब नोटबुक पे इसका लिख लीजिएगा, सबका अलग अलग, कोप्लेनर का, कंकरेंट का, कोलिनियर का, सबका आप लोग नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में जो बताए थे वो, और पैरेललोग्राम लॉ, ये इतना आप लोग क्लियर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और आगे आपको पढ़ाएंगे।